गाने बजते थे तो मैं नाचने लगता था। तो मुझे लगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो भगवान शिव, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते तुम आगे बढ़ो। एक वक्त जब पिताजी को बताया था आपने तो उन्होंने पिटाई की थी, ऐसा लेदर बेल्ट, लेदर की बेल्ट से पिटाई हुई थी जब आपने कहा था कि एक्टर बनना चाहते हैं। ख़त्म हुई के बाद में पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि पैसे लोगे तो रोल काट देंगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप रोल रखिए, पैसे नहीं चाहिए हमको। तो ज़िंदगी में नारी शक्ति का आशीर्वाद जिसके पास भी है वो आदमी कभी पीछे नहीं मुड़ता। मुझे बहुत सारे अब रवि किशन को गोरखपुर, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ तैयार करना है, उनको रोज़गार के लिए आगे लेके जाना है। ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, क्योंकि भाई इसका मतलब एक जानना बहुत ज़रूरी भी रहा। बहुत लोग हमेशा अभी तक इसको कल्ट एक लाइन बोलते थे। मैं रवि किशन आप लोगों को, एबीपी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ज़िंदगी झंडवा का मतलब भी बताता हूँ कि जब मेरे पास स्ट्रगल में कुछ नहीं था तो ऐसे थे कि माई एटीट्यूड इज़ ऑन, नो मैटर वेदर यू हैव मनी इन योर पॉकेट और नो। एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक अपनी डिग्निटी को हमेशा आप ऑन रखें लाइफ में। जिंदगी झंड तो थी शुरू में, लेकिन घमंड कभी नहीं किया। मतलब मैं मिला हूँ आपसे पहले भी और कभी हमें लगा नहीं कि घमंड किया। और ये डायलॉग हम सब बहुत बोलते हैं, मतलब मुझे लगता है कि दिन में कई बार तो 10-12 बार बोल देते हैं। इस डायलॉग को मशहूर करने वाले रवि किशन हमारे साथ हैं। आमतौर पर लोग करियर बनाते हैं, लेकिन रवि किशन ने भोजपुरी इंडस्ट्री को भी रिवाइव किया, खड़ा किया। लेकिन खुद कैसे खड़े हुए थे? एक पापा आपके पुजारी, पहले घर में रुपया पैसा खूब था, दूध की डेयरियां थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि तो वो शुरुआत जो थी वो आप बताइए, क्योंकि आपका स्ट्रगल जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, वो मुझे लगता है बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए कि किस तरह से आपने ना कुछ होते हुए भी एक पूरी इंडस्ट्री को खड़ा किया। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ। मेरे पास पिता से मिला हुआ दौलत के रूप में अध्यात्म था, संस्कार थे, ईमानदारी थी। पापा पंडित श्याम नारायण शुक्ला वो नहीं रहे मेरे जीवन के गुरु। और उसके बाद मैंने फिर अपनी लड़ाई उसी बिकॉज सब कुछ चला गया था तो मेरे पास यही दौलत पापा से मिली और उसको लेके मुझे लगा कि ज़िंदगी में लेट्स मूव अहेड। आप लोग में से कितने ऐसे होंगे जो भी यंग होंगे, पढ़ के ग्रेजुएट हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे लाइफ में। ये थियरी बहुत कमाल की कभी अपनाइएगा। शूज़ पहन के मैं रोज़ नहा धो के कसरत करके शूज़ पहन लेता था, क्योंकि मुझे लगता था शूज़ आपको लेके जाते हैं आपकी मंजिल की ओर। वेदर आपको कोई पता हो ना पता हो, कोई कॉल आ रहा है, फ़ोन नहीं आ रहा है, कोई जॉब दिख रही है, अंधेरा ही दिख रहा है सब जगह, शूज़ आप ज़रूर रोज़ पहनिएगा और वो शूज़ आपको एक मंजिल की तरफ ले जाता है। तो आप सभी लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। सबको लगता होगा कि सुपरस्टार बन गए, सांसद बन गए, गोरखपुर से इतने लाख वोट से जीते। तो आप इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या थी। फिर आप लोगों का प्यार बहुत था, मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया और मुझे देश ने बहुत प्यार दिया और अभी तक दे रहे हैं और उनके प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तो कारण यही कि एक खुली किताब रहा मैं, और जो भी रहा सामने रहा, सच रहा। कभी हर चीज़ों को मैंने सामने आप लोगों के रखा और आप लोगों ने मुझे उसको एक्सेप्ट करके मुझे फिर आशीर्वाद दिया। जी, आपने जो शुरुआत की थी, रामलीला में सीता माता का रोल किया करते थे और मम्मी की साड़ी पहन के, तो वो कैसे मतलब लगा कि किसी ने कहा कि भाई यही रोल कर लो, या फिर? देखिए वो उसमें वो रोल ख़त्म हो गए थे तो एक ही रोल बचा था। तो मुझे जब ईश्वर शुरू करता है तो फिर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाता है और वो एक शुरुआत थी जीवन की। क्योंकि मैं गाने बजते थे तो मैं नाचने लगता था, गाने बजते थे, म्यूज़िक पैर थिरकते थे। तो मुझे लगा कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है और उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं ईश्वर मुझे, महादेव जिनको मैं अपना इष्ट देवता और मेरा सब कुछ मानता हूँ, शिव, तो भगवान शिव, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इसी रास्ते तुम आगे बढ़ोगे। जैसा हम हिंदी फिल्मों में अक्सर बच्चन साहब की फिल्मों में देखते हैं ना कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, और वो फिल्मी चीज़ होती है कि आज इस सेठ ने मुझे ठुकरा दिया और फिर आकर के हम वही चीज़ खरीद लेते हैं। तो ऐसा आपने भी ज़िंदगी में बाद में
सुपरस्टार बनने के बाद किया, तो किस तरीके से मुंबई से वापस जाना हुआ और फिर कैसे उसे खरीदा? तो खैर हम जानते हैं कि वो पूरे फ्लैट को आपने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि फिर मैंने उसे खुद को खरीद लिया था जिसे हमें छोड़ना पड़ा था। तो ये बहुत बहुत इंस्पायर करने वाली चीज़ और बिल्कुल फिल्मी कहानी है, लेकिन आपने उसे जी कहीं ना कहीं सच किया। देखिए, ज़िंदगी में जो जो चीज़ें, सब मेरे खेत गिरवी थे वो चले गए थे, मेरा घर, वो सारी चीज़ों को दोबारा ला के अपने पिता को माता को देना था, भाई बहनों को। मैं छोटा था, मैं चाहता था कि सब लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिलें, और मुझे बहुत दुख होता था कि पैसे के अभाव में पिता अपमानित हो रहे हैं या हमारे घर में चीज़ें नहीं या बढ़िया भोजन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था कैसे भी वो ला के देना है, और वही एक मेरी लड़ाई थी कि मैं पहले अपने परिवार को खुशियाँ दूँ। और मुझे लगता है वही माता पिता का आशीर्वाद मुझे मिला कि मैंने अपनी माँ को एक बढ़िया साड़ी या पिता को अच्छी धोती, ये सपना सोचा, या अपने भाई बहनों को अच्छे कपड़े, या उनका एक जीवन ठीक ठाक हो। ये सोच ही निरंतर मेरी सोच के साथ मैं बढ़ता गया। आप सुपरस्टार हैं बने, लेकिन एक वक्त जब पिताजी को बताया था आपने तो उन्होंने पिटाई की थी, ऐसा भी आपने, तो वो क्या मतलब पहले तो किस चीज़ से पिटाई की थी आपने? कुछ एक चीज़ भी अपने लेदर बेल्ट से, लेदर की बेल्ट से पिटाई हुई थी जब आपने कहा था कि एक्टर बनना चाहते हैं। हाँ, बिकॉज उस टाइम पे इसको बहुत वो चूँकि वो प्रीस्ट थे, वो पुजारी थे, उनको लगता था कि नचनिया बनेगा, और नचनिया मतलब नाचने वाला। तो एक वो उस वक्त उसको अच्छे से, आज सिनेमा को या एक्टिंग करियर को बहुत बड़े लेवल पे देखा जा रहा है, सम्मान से देखा जा रहा है। पहले इतने सम्मान से नहीं, पहले इसको लगता था कि नाचने गाने वाले होंगे। तो एक पुजारी के घर में कोई लड़का नाचे गाए तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, बट यस उन्होंने किया। लेकिन वो सब आशीर्वाद था, उसी आशीर्वाद ने मुझे और स्ट्रांग बनाया, उन्हीं की मार ने मुझे और मजबूत बनाया। 500 रुपये लेके आप आए थे मुंबई वापस, और जैसा कि हमने सुना कि 10-12 लोगों के साथ एक कमरे के मकान में जो है रहा करते थे। किस तरह से पहला प्रोजेक्ट मिला? मतलब भोजपुरी में तो आप बाद में आए, पहले आपने हिंदी में जो है आपको डुप्लीकेट मिथुन चक्रवर्ती और मतलब इस तरह की बड़ी सारी उपाधियां दी गई थी। तो वो शुरुआत कैसे हुई थी? जो ये बहुत लोगों को नहीं पता, चलिए आपके माध्यम से पता चल जाएगा। या हिंदी से शुरुआत हुई। एक हमारे दोस्त थे शेट्टी मास्टर के बेटे हृदय शेट्टी, वो भी डायरेक्टर हैं, मेरे साथ 40-84 नसीरुद्दीन शाह सर के साथ एक फ़िल्म बनाई थी उन्होंने इमरान खालिद की एक फ़िल्म थी, उसके लिए मुझे पीताम्बर उसके लिए चुना था। ये 91 की बात है, और उसमें मैं लंबे बाल थे मेरे थोड़ा, मैं मिथुन चक्रवर्ती जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो मैं वैसे ही रहता था। तो वो और मुझे अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि इजी, मैं हार्डकोर उनका फ़ैन रहा। बाद में हम लोग काम भी किए, बहुत सारी फिल्में, और फिर अच्छे मित्र भी बने मेरे, वो अभी तक मित्र हैं। तो वो एक रहा, तो मैं श्रेय दूंगा हृदय शेट्टी को, और उनकी वजह से फिल्म वो चली नहीं। फिल्म फिर उधार की ज़िंदगी मिली। 25,000 रुपये आपको मिले थे उस फिल्म के? हाँ, हो गए थे 25,000, उसमें एक मोटरसाइकिल हुई थी। तो उसके बाद उधार की ज़िंदगी काजोल जितेंद्र मौसमी चटर्जी के साथ की। वहाँ के वी राजू जी मिले, वो गुरु के रूप में मिले। उन्होंने सिखाया मुझे कि कपड़ों पे तवज्जो नहीं देना, और तुम्हें ऐसे ही मतलब एक्टिंग पर ध्यान दें, चेहरे पे। तो वो चीज़ मैंने उनसे सीखी, और वो आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद अक्षय कुमार के साथ फिल्म एक ज़ख्मी दिल की, फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ, फिर सबके साथ करते तेरे नाम की सलमान खान के साथ। वहाँ से जो है, वहाँ से करियर में थोड़ा नज़र आया, लेकिन फिर भी रोल नहीं मिले। मेरी एक इमेज बन चुकी थी कि रवि किशन को लो, एक गेंद में छक्का मारना है तो रवि किशन। मैं वो एक गेंद से परेशान हो गया था कि मुझे एक गेंद ही क्यों मिलती है, मुझे 6 गेंद कब मिलेगी। तो फिर मैंने महमावला भी, अभी ये बहुत बड़े एक्सप्रेस वे पर मैं दौड़ नहीं सकता, मैं गांव के रास्ते चलता हूँ। और मुझे एक ऑफ़र हुई, मोहन जी प्रसाद जी अब नहीं रहे, उन्होंने एक फ़िल्म सैया हमारा ऑफ़र की भोजपुरी, और वो फिल्म ने मैंने मेहनत की उसमें। 75,000 में मैंने 25,000 रुपये एक्शन में उसमें खर्च करवाए। वो फिल्म मेरी माँ ने कहा, मतलब भोजपुरी तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, माँ ने कहा कोई नहीं, तो गाँव वाले देखेंगे। तो मैं बोला चलो एक फुल फ्लेज एक हीरो की फ़िल्म दोबारा एक शुरू करें हम। और वो फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और वहाँ से मुझे एक सुपरस्टार का आयाम शुरू हुआ, और आई नेवर लुक बैक। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, और बिहार यूपी ने मुझे बहुत प्यार दिया, और मैं सुपरस्टार के रूप में जाना गया
फिर बिग बॉस मिला, फिर वहाँ पे पहला फर्स्ट बिग बॉस में जहाँ ज़िंदगी झंडवा उस घर में बोला, जहाँ से वो डायलॉग मशहूर। और ये वो पॉइंट है, भोजपुरी इंडस्ट्री उस वक्त एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आपने भोजपुरी फिल्म की और वहाँ से आज कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री का भी एक आज रिवाइवल। लाखों लोगों को रोज़गार मिला, आज कितने लोगों का घर चल रहा है, और बहुत सारे फिर बाद में सुपरस्टार आ गए। आज मुझे बहुत खुशी होती, आज गोरखपुर में आज एक बहुत बढ़िया से एक इंडस्ट्री चल रही, और गोरखपुर में अब शूटिंग हो रही है, गोरखपुर में लोगों को रोज़गार मिल रहा है। एक और बड़ा ऐसा आपके साथ हुआ था कि एक फिल्म के लिए 75,000 मिलने थे, 8,000 आपको दे दिए, और फिर बाकी आपने मांगे तो बोले रोल दे रहे हैं ना, तो पैसे मांगोगे तो रोल भी काट लेंगे। तो वो किस्सा, मतलब वो वक्त भी आपने देखा है, वो ऐसा था उस बारे में भी वो किस्सा भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। एग्जैक्टली क्या हुआ? नहीं, हुआ था कि वो प्रोड्यूसर थे, हमको खेत छुड़वाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने बोला था कि और डबिंग में आपको दे देंगे, और बड़ी फिल्म थी। खैर अब मैं नाम नहीं लेना चाहता और प्रोड्यूसर का, लेकिन वो बेचारे वो भी बाद में हमको बस स्टॉप पे हमको खड़े हुए देखे। तो ईश्वर का खेल होता है। वो उन्होंने कहा कि डबिंग में आपको दे देंगे पैसे। डबिंग में हम गए तो बोले कि पैसे मांगोगे, मैंने डबिंग कर दी, बोले डबिंग कर लो। डबिंग ख़त्म हुई, फिर बाद में पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि रोल काट देंगे, अगर पैसे लोगे तो रोल काट देंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, आप रोल रखिए, पैसे नहीं चाहिए हमको, हमारा रोल मत काटिए। तो वो एक समय भी कमाल था हमारा। एक और, आज सबके पास जो हैं वो हज़ारों लाखों के फ़ोन्स होते हैं, आपने 1,000-1,500 रुपये में एक फ़ोन सबसे पहले ख़रीदा था और उसकी पूजा किया करते थे, तो टीका वीका लगाया करते थे। वो फ़ोन MTNL के फ़ोन हुआ करते थे, तो उस वक्त पे तो मैं उसकी अगरबत्ती करता था कि फ़ोन बजेगा और काम आएगा, तो उसमें तिलक टीका उका लगाता था उस फ़ोन को, और वो धुआं करता था ताकि कभी फ़ोन बजेगा किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर का और कोई फिल्म शुरू होगी। तो ये सब एक वो मासूमियत वाली स्ट्रगल होती है जहाँ पे आपका कोई सहारा नहीं होता, तो आप ईश्वर को सरेंडर करके एक एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। एनर्जीज़ को मैंने हमेशा अपने साथ रखा, जिसको मैं भगवान शिव कहता हूँ, तो वो मेरी सारी शक्तियाँ बनी। और उससे पहले जब फ़ोन नहीं था तो एक पान वाले को जो है वो 1 रुपया दिया करते थे कि भाई मेरे लिए कोई फ़ोन आए तो बता। आपको काफ़ी डिटेलिंग बड़ी अच्छी पता है। हाँ, एक पहले वैसे सबको पता होगा जो लोग सुन रहे हैं, पहले केयर ऑफ पे फ़ोन बजते थे, तो फ़ोन आने का 1 रुपया, उस मैसेज देने का 1 रुपया लेते थे वो टाइम, तो वो भी हुआ है। तो मतलब स्ट्रगल की सारी सुंदरता, मैंने कहा ना कि मुंबई शहर जो पहले बम्बई था उसको पैदल ना पाया मैंने, तो ये सारी सुंदरता है स्ट्रगल के टाइम की, और ये सब होनी चाहिए लाइफ में। तो आपके पास किस्से होने चाहिए, किस्से कहानियाँ नहीं हैं तो फिर ज़िंदगी एक कोरा कागज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बिग बॉस में जाने का आप उस वक्त तक तो सुपरस्टार बन चुके हैं। Yeah, I was so busy. I was shooting 3 shifts in a day, and my wife one day she told me, प्रीति शुक्ला नाम है उनका, बोले आप मुझे प्यार करते हैं। मैं बोला क्यों पूछ रहे हो? बोले नहीं, आप घर जाइए, क्योंकि उस वक्त शायद थोड़ा सा कहीं ईगो, अहम, पैसे का आ गया था मुझ में, कहीं मुझ में थोड़ा सा मैं शॉर्ट टेम्पर हो गया था, गुस्से वाला था, चिढ़ जाता था। तो वो चाहती थी कि मैं थोड़ा शांत हो जाऊं, अपने आप को जानूं, शूटिंग की दुनिया से थोड़ा दूर जाऊं, घर में कहीं लॉक हो जाऊं। उनको भी नहीं पता था कि वो कितना ख़तरनाक घर है वहाँ पे। अगर आप बिग बॉस में चले गए तो आपको ब्लैंक हो सकते हैं आप दिमागी तौर से। और मैं वहाँ गया, मेरे लिए बिग बॉस का घर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ। आई लर्नड सो मच फ्रॉम देयर। मैं वहाँ पर 3 महीने था। मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से पाया। मेरे कुछ सवालात थे लाइफ के, वो सॉर्टेड हो गए और बहुत क्लियर विजन हो गया। एंड व्हेन आई केम आउट आई न्यू कि मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है लाइफ में। परिवार की अहमियत से लेके सबकी, पत्नी, बच्चे, परिवार की। एंड देन आई गॉट वेरी क्लियर। एंड उसके बाद आई नेवर लुक बैक। फिर मणिरत्नम सर की फिल्म मिली, श्याम बेनेगल जी की मिली, बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में मिलने लगी। हिंदी बेल्ट में हमारा क्रेज़ हो गया एंड आई वेंट अहेड इन लाइफ। आप जितने भी मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे, आप 2 लोगों को बहुत क्रेडिट देते हैं अपनी लाइफ के लिए, एक पिताजी को, एक वाइफ को। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज ये दोनों वो मेरे दुख के साथी हैं। ये वो हमारे दुख के समय रहीं। पापा का अध्यात्म और संस्कार और ईमानदारी दिए, तो ये लोग बहुत अहम। और मेरी माँ भी डेफिनेटली, मेरी माँ का भी रोल उतना ही अहम है। तो नारी शक्ति में बहुत स्ट्रॉन्ग है
तो ज़िंदगी में नारी शक्ति का आशीर्वाद जिसके पास भी है वो आदमी कभी पीछे नहीं मुड़ता। माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, वो आदमी देखना हमेशा बहुत आगे जाता है। अब आपने तमाम चीज़ें कर ली, मतलब हिंदी फिल्मों से लेके भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए और अब OTT पे भी आ गए, तो अब लगता है कि जो हासिल करना था कर लिया, या अभी भी वो भूख जो पहले वाले रवि किशन में थी, जो तेरे नाम में थे, या उससे पहले जो स्ट्रगल करते थे, वो अब भी कायम है? हाँ, भूख तो मेरे हमेशा, क्योंकि मेरे शरीर में इतने सारे किरदार रहते हैं, सबको बाहर आना है। मुझे बहुत सारे, अब रवि किशन को गोरखपुर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ तैयार करना है, उनको रोज़गार के लिए आगे लेके जाना है, वहाँ इंडस्ट्री लगानी है मुझे, फिल्म इंडस्ट्री, और वो सारी चीज़ों को करना है, सेवा भी करना है। मैं अब इस इंटरव्यू के आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि सेवा करना चाहिए। बहुत सारे रवि किशन मैं देखना चाहता हूँ रोज़गार के रूप में, और अपने गोरखपुर की सेवा करते हुए एक ऐसा सांसद बनना चाहता हूँ कि जो बरसों बरसों तक याद रहे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसे पूज्य योगी महाराज जी, और जैसे अमित शाह जी, हमारे बहुत सारे सांसदगण हैं जिन्होंने, और बहुत सारे बड़े नेता रहे हैं, जो NTR रहे हैं, MGR रहे हैं, जयललिता जी रही हैं, जो लोग बरसों बरसों याद रखेगी क्या सांसद थे भाई, क्या हम बन के आए थे, हमने जिताया और इन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाए। तो मैं ऐसा कुछ करके, एक अगर ये सेवा भाव का रूप भगवान ने दिया है, आशीर्वाद दिया है कि मैं सांसद बना हूँ, तो वो भी अब मैं पूरा करना चाहता हूँ। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा एक नया रूप रेखा जैसे महाराज जी करते हैं, मैं भी एक अपनी तरफ से पूरा लगा के एक नई चीज़ें वहाँ क्रिएट करने हैं। जैसे रंगमंच है, वो हर चीज़ों को बढ़ावा देना, रोज़गार को बढ़ावा देना, सिनेमा को बढ़ावा देना, कलाकार अनगिनत रवि किशन देखना है, और एक अच्छा, एक आदर्श बन के जाना है कि हाँ, एक बढ़िया इंसान आए थे हमारे लाइफ में, सांसद के रूप में, कलाकार के रूप में। बिल्कुल, रवि किशन तो कह रहे हैं कि वो अनगिनत रवि किशन पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि रवि किशन वन एंड ओनली हैं। और बिल्कुल रवि किशन जैसे बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन आप वन एंड ओनली हैं और वन एंड ओनली रहेंगे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी ज़िंदगी का ये जो सफ़र है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ABP न्यूज़ के ज़रिए बहुत लोगों तक पहुँचेगा। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग ज़िंदगी में, कहीं भी, ज़रूरी नहीं है मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कहानी इंस्पायर करती है कि भाई इंसान में जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं इसका श्रेय इनको देना चाहता हूँ, ये बढ़िया इंटरव्यू लेने के लिए, बढ़िया सवाल दागे तो मेरे मन से और दिल से सारी आवाज़ें निकली। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसी तरह अपना प्यार दें। और मत्स्या एक शो ये आप लोग देख चुके होंगे, अभी 18 तारीख को आ रहा है। तब तक आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें, माता पिता की सेवा करें, कसरत करें, जूता पहने ज़रूर, क्योंकि जूता आप रोज़ पहनेंगे वही आपकी राह, आपकी मंजिल खुद स्वयं तलाशेगा। ट्राई करके देखिएगा। जय हो, भारत माता की जय, हर हर महादेव। इससे बढ़िया एंडिंग इस शो की हो नहीं सकती है। धन्यवाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।